हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो उसको आप लोग जाके ज़रूर से देख लो, जिसमें हमने ये समझ लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाने चाहिए, किस तरीके की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और क्या उसके इम्पॉर्टेंस हैं। और आज यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारे दो बहुत बड़े दावेदार हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन क्या दिया। तो उन दोनों के में से पहला जो है हमारा नाम आता है, वो है हेनरी फयोल का। ये जो हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये जो हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, ऐसे प्रिंसिपल्स बताए, ऐसे गाइडलाइंस बताएं, जिनको फॉलो करके सारी कंपनीज जो हैं वो अपने अपने तरीके से ग्रो कर पा रही हैं और सक्सेस और पैसा यानी प्रॉफिट बना पा रही हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले कि हेनरी फयोल कौन थे 2 मिनट में, फिर इसके बाद हम अपने मेन कंटेंट पे आएंगे। तो जैसा कि बताया गया, हेनरी फयोल वाज बॉर्न इन 1841। अब देखो 1841 में जो है, ये डेट याद रखने वाली चीज़ है। कई बार फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन जो होम एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली या प्री बोर्ड वगैरह, उसमें मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो 1841 में ये पैदा हुए। इसके बाद ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पढ़ाई की, उसको इन्होंने कंप्लीट किया। ये कब किया इन्होंने? ये किया 1860 में। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या किए, कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिए। मतलब ये जो है अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद क्या किए, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में, कोल माइनिंग की एक फैक्ट्री में जाके, कंपनी में जाके काम करना स्टार्ट किए। और फिर धीरे धीरे इनका काम बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो काम तो किसी न किसी का अच्छा होगा ही। तो ये भाई साहब का काम बहुत ज़बरदस्त था। 1888 में इनको क्या बना दिया गया, ही वॉज प्रमोटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो जो एमडी होता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इनको क्या बना दिया, उस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। ठीक है, अब जब इन्होंने कंपनी को होल्ड किया, तो उस टाइम पे कंपनी जो है वो बंद होने के कगार पे आ गई थी, जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। यानी कि कंपनी ने लोन बहुत ज़्यादा ले लिया और उस लोन को रीपे नहीं कर पा रही थी, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। ये चीज़ अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, सो एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, एकदम हार ना मानने वाले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमारे रतन टाटा जी जैसे थे, हर डूबती हुई कंपनी को पार लगाने वाला। ठीक है, तो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल स्किल्स। पॉइंट है ये, अप्लाइड हिज मैनेजरियल स्किल्स एंड सक्सीडेड। इन्होंने इस चीज़ को अपने साथ में एज अ चैलेंज के रूप में लिया और फिर क्या किया, अपने जो मैनेजरियल स्किल्स से, जो टेक्निक्स थे, उसको अप्लाई करते हुए ये उस डूबती हुई कंपनी को वापस से क्या किए, ऊपर लेके आए। ठीक है, और फिर जब 30 साल के बाद ये उस कंपनी से रिटायर होने वाले थे, अब सोचो, मतलब डायरेक्टर बनने के बाद 30 सालों तक जो है, मतलब उस कंपनी को लेके गए, चलाए और सक्सीड किए। जब 30 साल के बाद वो कंपनी से रिटायर होने वाले थे, तो वो जो कंपनी थी वो कोल स्टील कंपनी, एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत जाना माना कंपनी बन गई और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 years, द कंपनी वॉज लीडिंग कोल स्टील कंपनी विथ स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे हेनरी फयोल थे। इनका कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन है जो कि इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट में दिया, यानी कि बिजनेस स्टडीज़ में दिया। तो देखो, हेनरी फयोल जो थे, इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। ठीक है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स, यानी ये जो है, ये मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझते थे। ये इसके जो कोर फीचर्स होते हैं, मतलब इनको ना, इनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर थे कि इनको क्या करना है, कंपनी को कैसे चलाना है, क्या काम किससे करवाना है, किस तरीके से करवाना है। इनके पूरे विजन्स क्लियर थे। और जब किसी मैनेजर का विजन क्लियर होता है, तो फिर कंपनी अपने आप क्या होती है, सक्सीड करने लगती है। इनके पास में हर टेक्निक था। अभी वो ये टेक्निक्स और सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या
किया, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन, इन्होंने दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से क्या किया, डिवाइड किया, मतलब अलग अलग डिफरेंसेस बताए। तो पहला है हमारा टेक्निकल और दूसरा है मैनेजरियल स्किल। बोला एक टेक्निकल बंदा है जो सिर्फ फैक्ट्रीज में क्या करेगा, टेक्निकलिटी पे फोकस करेगा, और एक जो है मैनेजरियल स्किल, जब कोई कंपनी को ओवरऑल तरीके से मैनेज करता है तो उसकी मैनेजरियल स्किल हर चीज़ को क्या होनी चाहिए, देखते हुए काम करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों पे पहले बात तो अपना एक डिफरेंशिएशन बताया। इसके बाद इन्होंने ना एक प्रोसेस सेटअप किया। प्रोसेस किस चीज़ का, मैनेजमेंट का प्रोसेस, कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या होना चाहिए था, मैनेजमेंट के प्रोसेस में इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और उसका नाम जो हम आज जानते हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में भी पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तुम्हारा जो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और 8 है, ठीक है, 9, ये जो है तुम्हारे 8 तक है, ये जो है तुम्हारे ये क्या है, चैप्टर्स हैं। तो पहला है तुम्हारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर लास्ट वाला है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए, जो अभी जस्ट इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए जो कि आज के टाइम पे हर एक मैनेजर को क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो जो मैनेजर है वो अपने कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उस मेथड को, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। समझ आई? चलो अच्छा, तो ये जो है हमारे हेनरी फेयोल भाई साहब थे। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, हमारा जो फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं वो क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि काम को क्या है, डिवाइड करना। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन। वर्क शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द पर्सन। अच्छा ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहा है ये प्रिंसिपल, फेयोल कहते हैं कि सारा जो काम है वो किसी एक ही इंसान के ऊपर मत दो। अब सोचो कि तुम्हारे यहाँ घर पे शादी है, शादी में हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट से सामान लाना, फिर ज्वेलरी वाले के यहाँ से, फिर फूल पत्ती वाला डेकोरेशन वाले के यहाँ से, डीजे वाले के यहाँ से, फिर जो और केटरिंग वाले, खाने पीने वाले हो गए उनके यहाँ से। अब सारा काम कोई एक ही इंसान करे, लाइटिंग का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, गेस्ट को अटेंड करना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, फाइनेंस का काम, एचआर का काम, फिर ओवरऑल मैनेजमेंट का काम, फिर इसके बाद एक एक मशीन चालू करना बंद करना, फैक्ट्री में लाइट चालू करना बंद करना, ये सारा काम कोई एक इंसान करेगा तो क्या वो काम कर पाएगा? 24 घंटा भी काम करेगा तो भी वो काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस में स्किल्स के अकॉर्डिंग जो इंसान जिस चीज़ के लिए कैपेबल है उसके हिसाब से उसको वो काम क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे स्कूल में एक टीचर है, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। अब अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगे तो वो ढंग से पढ़ा ही नहीं पाएगा, खासकर सीनियर क्लासेस में, 11 12 में। अब तुम सोचो कि तुम्हारे क्लास में अकाउंट्स भी एक ही टीचर पढ़ा रहा हो, बिजनेस स्टडीज़ भी एक ही टीचर पढ़ा रहा हो, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, अप्लाइड मैथ सब एक ही टीचर पढ़ा रहा हो, क्या वो पढ़ा पाएगा ढंग से? नहीं पढ़ा पाएगा। तो क्या वो गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अकाउंट्स वाले टीचर को सिर्फ अकाउंट्स दे दो, अब बिजनेस स्टडीज़ वाले टीचर को सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ दे दो, इकोनॉमिक्स वाले को सिर्फ इकोनॉमिक्स दे दो, फिजिकल एजुकेशन वाले को पूरा फिजिकल एजुकेशन दे दो, मैथ्स वाले को पूरा मैथ्स दे दो। तो इसमें क्या होगा, वो काम बहुत अच्छे से चल पाएगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग रख दिया जाए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा एक चीज़ और है, पैसे भी मैटर करेंगे यहाँ पे। जाहिर सी बात है, तुम जब ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ काम पे रखोगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो फिर तुम ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग सही डिसीजन लिया जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट कहता है, प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो फेयोल का ये वाला प्रिंसिपल हुआ। इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है कि अगर
काम को डिवाइड कर देंगे तो उस काम में जो बंदे, जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी मैनेजर वो काम कर रहे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी मतलब काम को अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एक ही काम बार बार करते करते उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दो शब्द हैं यहाँ पे, क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, अथॉरिटी मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, पावर, जो सुपीरियर होंगे, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे होंगे, CEO, CFO, MD, ये लोग, ठीक है। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भी जिम्मेदारी होता है। तो किस चीज़ की ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क इन द गिवन टाइम। जो काम दिया गया है जिस भी वर्कर को, जिस भी एम्प्लॉई को, वो काम सही समय पे पूरा होना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब बोल रहे हैं, फियोल कहते हैं कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सही नहीं है, ज़्यादा अथॉरिटी देना भी सही नहीं है। ज़रूरत जितनी है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उतना ही क्या दो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उतनी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट। क्या बोल रहा है कि अगर ज़्यादा पावर दे दोगे किसी को और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगी तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यही सेम उल्टा भी होगा, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दिए और पावर ही नहीं दिए तो भी काम नहीं हो पाएगा। समझना इसको, क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल समझो, मान के चलो कि मैं एक HR मैनेजर हूँ। HR मैनेजर क्या होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं एज अ HR मैनेजर काम कर रहा। अब मेरा काम क्या है, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को ढूंढ के लाना, कंपनी में उनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी देना, ठीक है, ताकि कंपनी और अच्छे से ग्रो कर सके। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए तो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए होंगे, ठीक है। ये मैं लेके आ गया। अब मेरे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है। रिक्रूट करना मतलब क्या, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके लेके आना, ठीक है। अच्छा, रिक्रूट करने के लिए अब मेरे पास 2 बंदे आए, मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। तो जब सिलेक्ट करते हैं तो हम उनको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कि तुम जो है हमारे यहाँ, तुम्हारी सैलरी इतनी होगी, तुम हम इतने तारीख से हमारे यहाँ ज्वाइन करोगे। अब ये हमारा लेटर है, उस पर कंपनी के जो सुपीरियर या जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं उनका सिग्नेचर और स्टैम्प होता है। अब सोचो कि मैं अगर किसी पर्सन को अपने यहाँ, किसी एम्प्लॉई को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देता हूँ और मेरे पास वो अथॉरिटी ही नहीं है कि मैं उसको मतलब वहाँ पे सिग्नेचर, उस अपॉइंटमेंट लेटर में सिग्नेचर कर सकूँ, तो मैं तो किसी को सिलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर वो मैं लेटर बनाऊं, फिर वो लेके जाऊं अपने सीनियर के पास, फिर वो वहाँ से आए, कितना लंबा टाइम हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा ये, ठीक है। और मेरे को देना उसको तुरंत है, वो तो मेरे ऑफिस में सामने बैठा हुआ है, मैंने उससे सारी बातचीत क्लियर कर ली, कितना पैसा लेगा, कितनी सैलरी लेगा, क्या क्या उसको फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, और मेरे पास एक ऑर्डर आया कि भाई 500 बॉटल्स बनाने हैं 1 महीने में। अब 1 महीने में 500 बॉटल्स बनाने हैं और स्टोर रूम में जाके देखा तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, मतलब कच्चा सामान प्लास्टिक्स ही नहीं है, या और जो चीज़ें चाहिए होंगी पेंट वगैरह वो नहीं है। अब वो है ही नहीं, और फिर मैं गया फाइनेंस वाले के पास कि भाई जाओ सामान के लिए पैसे दो, मैं पैसा लेके आऊँगा, पैसा भी नहीं दे रहा है कोई। मतलब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मुझे बोल दिए कि हाँ 500 बॉटल बनाना है, लेकिन 500 बॉटल बनाने के लिए मुझे सामान भी तो खरीदना पड़ेगा। सामान के बिना, रॉ मटेरियल बिना खरीदे कैसे बनाया जाएगा, तो इसकी भी परमिशन नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें बैलेंस्ड वे में चलनी चाहिए, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो है वो जब बराबर रहेगी तो कंपनी का गोल जो है वो आसानी से अचीव हो सकेगा। तो इसके हिसाब से
इसका जो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या है कि नो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। देखो किसी को अगर ज़्यादा पावर दे दोगे तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, जितना ज़रूरत है उतना पावर दोगे तो वो सही तरीके से काम करेगा। हेल्प्स इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट डिले। मतलब अगर तुम पावर का यानी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो जो तुम्हारा काम है वो भी क्या होगा, सही तरीके से सही समय पे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा डिसिप्लिन, थर्ड वाला। फयोल कहते हैं कि डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन तो भाई हम सब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं इस टर्म से। स्कूल में तुमको अगर जाना है तो सवेरे जो स्कूल का खुलने का टाइम है, मान के चलो 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है तो 8 बजे तुमको क्लास में मौजूद होना पड़ेगा। तुम अगर 10 मिनट भी लेट हो गए तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, तुमको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, छुट्टी तुमको 3 बजे होगी तो ही तुम स्कूल से बाहर जा सकते हो, उसके पहले नहीं जा सकते हो। तुमको रोज़ स्कूल ड्रेस में जाना है, कभी भी घर का कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हो। शूज़ प्रॉपर होना चाहिए, सॉक्स प्रॉपर होना चाहिए, टाई लगी हुई होनी चाहिए, बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए, हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये वहाँ का रूल है कि तुमको ये फॉलो करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई एम्प्लॉय अब सुबह 9 बजे का उसका टाइमिंग है ऑफिस खुलने का, वो आराम से 12 बजे सो के उठ रहा है, 2 बजे ऑफिस आ रहा है, फिर शाम को 6 बजे घर चले जा रहा है, तो ऐसे कंपनी कहाँ से गोल अचीव कर सकती है, अपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। हम भले बड़े हो गए हैं, स्कूल में थे चलो छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं काम करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो सकता है। तो डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन बोलता है कि फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो लॉफुल होता है वो एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में। जो सुपीरियर है हमारे यानी जो सीनियर हैं वो और जो जूनियर हैं वो, उन दोनों में क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है, कौन कितना क्या काम करेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखूं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मतलब काम जो है वो फ्लो में चलेगा, सिस्टमैटिक वे में चलेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक एफिशिएंसी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिसिप्लिन। अगला है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक ही बॉस के अंडर में काम करने चाहिए, या बहुत सारे नहीं तो कम से कम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एक ही एम्प्लॉय है वो एक ही बॉस के अंडर में काम करे। मान के चलो कि अगर 2 बॉस या 3 बॉस या 4 बॉस हो गए, अब 4 बॉस हैं, वो चारों अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात जो है वो माननी है। ठीक है, को किसका काम पहले करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है हमारे फयोल साहब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस। तो एम्प्लॉय को जो ऑर्डर है वो सिर्फ एक ही बॉस से रिसीव होना चाहिए। इफ़ द एम्प्लॉय इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस ही विल बी कंफ्यूज्ड एंड whose orders should be followed or executed। तो भाई किसका ऑर्डर फॉलो किया जाए ये समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिले हो जाएगा, टाइम में काम पूरा नहीं हो पाएगा सही समय पे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है ये देखो, ये हमारा है पॉजिटिव इफेक्ट्स। बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो सही तरीके से चलता है, एक बॉस जो है वो एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, तो इससे क्या होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा सबऑर्डिनेट के मन में, यानी एम्प्लॉयज़ के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किसके ऑर्डर्स हमको फॉलो करने हैं। दूसरा, कोई ईगो क्लैशेस नहीं रहेगा। मान के चलो 2 बॉस है, अब एम्प्लॉय किसी एक का काम कर रहा है, तो उसमें क्या है, जो दूसरा वाला बॉस रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ईगो, अरे उसका काम कर रहा है मेरा काम नहीं कर रहा है, इतना ये हिम्मत कैसे हुआ, ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है बताओ, सोचो, याद आया? फर्स्ट चैप्टर में प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे, जो कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट था, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है सही समय पे काम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, तो इससे होगा, इसका बेनिफिट है। फिर है नेक्स्ट हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में सारी गाड़ियाँ चलनी चाहिए। तुम सोचो, मान के चलो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये कोई रास्ता है,
ठीक है, ये रास्ता सिर्फ इस तरफ जाता है। अब मान के चलो कि ये 3 एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे फिर कोई एम्प्लॉय है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक ही रास्ते पे उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, हम रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ जिस तरफ अगर सीधा जाने वाला है तो वो फिर उसी तरफ सारी गाड़ियाँ जानी चाहिए। इसके बाद दूसरा लेन जो है ना, जो दूसरा लेन होता है उसमें फिर उधर से गाड़ियाँ आएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रॉन्ग साइड से ही गाड़ियाँ तुम घुसा दोगे तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब भी यहाँ पे यही है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। मतलब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का जो भी एफर्ट है, जो मेहनत है, वो एक ही तरफ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाने में जाना चाहिए। समझ आया? तो क्या लिखा हुआ है? मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। अब क्योंकि सारे के सारे एक ही तरफ जा रहे हैं, भीड़ जो है पूरी, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब एक ही तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, गोल 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 गोल। फुटबॉल की जो एक टीम होती है वो क्या चाहती है? जो भी 7, 8, 10 मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं ना कि हमको जो है उसके वाले में गोल करना है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज़ का भी गोल क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेटल किया उसको अचीव करना है। सब उसी तरफ भागो, पूरे के पूरे एक तरफ भागो, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एक कंपनी है, मान के चलो प्लास्टिक बॉटल बनाने की एक कंपनी है, टपरवेयर नाम लिख देते हैं। ब्रांडिंग तो अपन करते ही नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अपन नाम लिख देते हैं। अब टपरवेयर एक बॉटल्स बनाने की यानी प्लास्टिक बेस्ड कंपनी है। अब वो सारी चीज़ें बनाती है, वो अलग अलग डिज़ाइन के बॉटल बनाती है, वो टिफ़िन भी बनाती है, फिर अलग अलग जैसे जो मसाले रखने के डिब्बे होते हैं, वो जो कैंस होते हैं वो बनाती है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती होगी। मतलब एक ही कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है। तो अब अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है, तो तुम सोचो कि जो बॉटल बनाने वाले का जो हेड होगा और जो टिफ़िन बनाने वाले का हेड होगा, वो दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं कि अरे अब टिफ़िन वाले का ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा, बॉटल वाले का ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा। हो सकता है बॉटल वाला बोले कि मेरा 1 महीने में 10,000 बॉटल बनाने का टारगेट है, लेकिन टिफ़िन वाला बोलेगा नहीं मेरा 3,000 बॉटल बनाने का ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों का अलग अलग रहे, एक साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, उससे क्या होगा भाई, दोनों के अपने अपने गोल्स है ना, वो अचीव करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ईच डिपार्टमेंट हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। पूरे कंपनी का ओवरऑल गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। पूरे कंपनी का ओवरऑल गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। हर डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। मस्ट हैव वन प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए और एक हेड होना चाहिए। ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन काफ़ी सिमिलर है। इसका डिफरेंस बिटवीन बुक में दिया हुआ है, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखो, इसके हमारे जो हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हैं। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा, भाई जाहिर सी बात है कि जब एक यूनिट का एक प्लान होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो भी क्या होगा? अचीव हो जाएगा। दूसरा है एफर्ट्स यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। सारे एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट्स है वो यूनिफाइड होगा, यानी एक ही तरफ फोकस्ड होगा। अब जब एक ही तरफ फोकस्ड है तो उससे क्या होगा? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा। ये कहता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। चिड़िया बहुत सारी उड़ रही हैं, अब चिड़िया ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, लेकिन उसी में बीच में 3-4 चिड़िया जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाने लगेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा? हलचल मच जाएगी, ठीक है। सही तरीके से सब उड़ नहीं पाएंगे। अगला देखो 6th वाला, अरे बहुत ज़रूरी है ये 6th वाला, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अरे भाई साहब क्या है ये, इतना बड़ा प्रिंसिपल याद कैसे होगा? जी बिल्कुल याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि एक जो इंडिविजुअल या जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका खुद का कुछ गोल होता है कि मुझे इतना सैलरी चाहिए होगा, आगे चल के 2 साल 3 साल 5 साल में मैं अपने आप को इस पोस्ट पे देखता हूँ, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल है कि मैंने इस बंदे को एम्प्लॉय तो किया है, साथ ही साथ में हम जो है वो यहाँ पे जाएंगे, इस लेवल पे जाएंगे, इतना प्रॉफिट बनाएंगे, इतने 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाएंगे, इतने सारे कस्टमर्स जो हमारा एक्विजिशन होगा वो होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सुपरसीड यानी ओवर रूल कर देना चाहिए इंडिविजुअल के गोल को। एक तरीके से देखा जाए तो ये डिक्टेटरशिप ज़रूर है, लेकिन
थोड़ा सा यहाँ पे हमारे फेयोल सर कहते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड यानी ओवर रूल द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉई। इंडिविजुअल हैव ओन ऑब्जेक्टिव। कोई भी बात है, जाहिर सी बात है, जब इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसका खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ अपना ऑब्जेक्टिव होता है। इफ़ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा देखो, इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के तरफ ही है तब तो दिक्कत नहीं है। ट्रक चल रही है, बहुत सारे ट्रक चल रही है, बीच में कार आ गई, अब बीच में कार आ गई, वो भी अगर उसी तरफ चल रही है तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मान के चलो कि ट्रक जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में ना चल के कार उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, उस रास्ते में वो कार जो है चल नहीं पाएगी। तो क्या करेंगे, उसको ठोक देंगे, बोलेंगे भाई हम सब इधर जा रहे हैं, तू उल्टा आ रहा है, तू काम कर, या तो साइड हो जा धीरे से, नहीं तो फिर दब जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि किसी एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को फिर इग्नोर करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल को अपने ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो। जाहिर सी बात है, किसी बड़े चीज़ को बचाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक, तो ये हुआ, तो लिखा हुआ है इन द सेम डायरेक्शन देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर डिफरेंस हुआ तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस करना चाहिए अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अच्छा, ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा और कोऑर्डिनेशन होगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के बारे में भी, मतलब उन दोनों के बीच में जो भी है, एम्प्लॉई और सबऑर्डिनेट सुपीरियर जो भी हैं, सब में क्या है, कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारे 6 जो पॉइंट्स है ये यहाँ पे होते हैं ख़त्म। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग भी हो जाएगा। तो जो 6 पॉइंट्स पढ़े हमने, ठीक है, इसको हम करते हैं यहीं पे एंड। अगला जो बचा हुआ 8 पॉइंट है, अभी 8 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक टाटा।